तो 31 सालों के इंतजार के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से जीत हुई है। यही 31 साल बाद एक और सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। ये सीट है नई दिल्ली विधानसभा के इस पूरे चुनाव की एक सीट जिसे पड़पड़गंज के नाम से जाना जाता है। पड़पड़गंज वही विधानसभा सीट है जिसको लेकर के हम और निखिल एक बार और बैठे थे और बातें हुई थी जब यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के बारे में नामांकन को लेकर के विवाद हुए थे। एक बार फिर से हम दोनों इसी सीट को लेकर आए हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय अवध ओझा नहीं बल्कि उनके सामने खड़े भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र नेगी हैं, जिन्हें रवि नेगी के नाम से जाना जाता है। इस सीट पर भी बीजेपी जो है वो 1993 के बाद अब जीत हासिल कर रही है। इस सीट के भी अपने आंकड़े, अवध ओझा की भी अपनी कहानी है। इन दोनों पर बातचीत करने के लिए निखिल हमारे साथ हैं। निखिल, हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी चुनाव हुए और बीजेपी इस सीट पर, दिल्ली के साथ साथ इस सीट पर भी 1993 के बाद जीत हासिल कर रही है। अवध ओझा का रिएक्शन आपने देखा क्या? एक दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो डाल दिया था जिसमें वो कहते हुए नज़र आए, सुनाई दिए कि वो दिल्ली की सेवा करते रहेंगे। आज उनका एक विजुअल आया जिसमें वो रवि नेगी से हाथ मिलाते हुए नज़र आए, सौजन्य दो कैंडिडेट्स के बीच का कि कोई हारे कोई जीते। और उसके बाद में अब उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा है कि ये उनकी अपनी निजी हार है। तो ये तो बात हुई उनके रिएक्शन की। पटपड़गंज एक हॉट सीट इस चुनाव की ही नहीं है, इससे पहले भी पटपड़गंज एक हॉट सीट ही थी क्योंकि मनीष सिसोदिया वहाँ से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के और बाद में फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था। आम आदमी पार्टी को इस तरह का एक फीलर मिल गया था पहले कि इस बार पटपड़गंज से जीत मुश्किल लग रही है किसी के लिए भी, और मनीष सिसोदिया के लिए, और इसीलिए आप देखिए कि वो जंगपुरा जाते हैं। ये दूसरी बात है कि जंगपुरा से भी अपनी सीट वो निकाल तो नहीं पाए हैं। तो हम आ जाते हैं वापस पटपड़गंज में। पहले नतीजे आपको बता देते हैं। 13 राउंड की यहाँ पे गिनती थी, 13 में से 13 राउंड की गिनती हो चुकी है और जीत चुके हैं रविंदर सिंह नेगी, जिन्हें रवि नेगी कहा जाता है। 74,060 वोट इनको मिले हैं और 28,072 की लीड से इन्होंने हरा दिया है अवध ओझा को, आम आदमी पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे। यही वो फ्रेम था और यही वो शुभम थे जिनसे हम बात कर रहे थे। उस वीडियो का थंब था कि अवध ओझा के साथ ये क्या हो रहा है। तो आज हम ये डालेंगे कि अवध ओझा के साथ ये क्या हो गया। तो ये बात थी। देखिए, जब ये देखा गया कि मनीष सिसोदिया तो नहीं लड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ किसको लड़ाया जाए, है ना, जिसको कहते हैं ना कि बिग शूज, उस विरासत को कौन रखेगा। तो इन्हें चाहिए था एक ऐसा फेस जिसकी एक अपनी मार्केट वैल्यू हो। उसके अलावा पूर्वांचली वोटर वहाँ पे अवध ओझा पटपड़गंज से पूर्वांचली वोटर्स की एक बड़ी संख्या है। तो ये मान के चल रहे थे आम आदमी पार्टी के जो शुभचिंतक थे या जिन्होंने सजेस्ट किया होगा कि अवध ओझा को टिकट दे दें, कि पूर्वांचली वोटर्स हैं। अवध ओझा एक पर्सनल कनेक्ट लोगों से बना ही लेते हैं, बात करने का तरीका उनका जिस तरह का है, तो ये शायद वहाँ से निकाल लें। लेकिन तभी भी कोई बहुत कन्विक्शन नहीं था। हम अवध ओझा का जब इंटरव्यू करने गए थे, उनसे मिले उनकी गाड़ी में बैठ के, जिस दिन की ये बात है, आप नामांकन वाला किस्सा बता रहे थे, अवध ओझा ग्रेटर नोएडा के वोटर थे और उनको अपना वोट शिफ्ट करवाना था। कानून ये कहता है कि भाई नामांकन से 10 दिन पहले तक के हो सकता है, लेकिन वो 9 ही दिन वाला एक नोटिफिकेशन आ गया और तब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे कैंडिडेट का, अवध ओझा जी का ही नामांकन रद्द हो जाए। ऐसे मकसद से उनका जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। पहले उन्होंने एक फ्रेश वोटर वाला एप्लीकेशन लगाया था। फ्रेश वोटर वाला एप्लीकेशन तब लगाया जाता है जब जैसे आप 18 की उम्र के हुए तब करना है, या आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आप कभी भी इलेक्टोरल रोल में नहीं थे। तब उन्हें एडवाइस किया गया कि अगर आप फ्रेश वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन लगाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी क्योंकि आप एग्जिस्टिंग वोटर हैं। आपको करना है वोट ट्रांसफर का एप्लीकेशन। ट्रांसफर का एप्लीकेशन दिया तो फिर वो 6 और 7 तारीख वाली दिक्कत आ गई अंततः। लेकिन चुनाव आयोग ने इस चीज़ को मान लिया कि ठीक है, आप नामांकन फाइल करना चाहते हैं, हम आपका वोट ट्रांसफर मानते हैं। और अवध ओझा पटपड़गंज के वोटर बन गए। उस एड्रेस पर उनका वोट चला गया और उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके चुनाव को प्रभावित करने वाली जो सबसे बड़ी, निर्विवाद रूप से जो सबसे बड़ी चीज़ थी, वो था BBC का वो इंटरव्यू जो अंशुल सिंह ने किया था। जो इस तरह के एडुकेटर्स होते हैं बड़े, है ना, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले जो अध्यापक हैं, वो या तो पॉलिटिक्स से पूरी तरह से दूर रखते हैं खुद को कि मैं मान के चलिए कि सोशियोलॉजी का टीचर हूँ या मैं गणित का टीचर हूँ या मैं किसी और सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो आप मुझसे सोशियोलॉजी पे बात कीजिए, मैं अपनी राय दूंगा। या तो फिर वो इस तरह की जनरल बातें करते हैं कि देश में देखिए अर्थव्यवस्था का हाल क्या चल रहा है, या युवाओं को
रोजगार नहीं मिल रहा है, वो जनरल बातें करेंगे। वो कभी भी अपनी राजनीतिक पसंद को बहुत ही स्पष्ट रूप से हाँ या ना के शब्दों में कहने से बचते हैं। ये अवध ओझा का भी बैकग्राउंड रहा होगा, लोग ऐसा मान के चल सकते हैं। क्यों? अवध ओझा इस मामले में बिल्कुल अलग थे। अवध ओझा न सिर्फ लड़कों के बीच में या जो अभ्यर्थी हैं, लड़के लड़की जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके बीच भी अवध ओझा की छवि एक बहुत ही एक्सेसिबल टीचर की थी, क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं ना कि आम बोलचाल की भाषा में वो एकदम जटिल टॉपिक्स की बात करते हैं, है ना, राजा बनोगे या इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। लड़कों को बड़ा मज़ा आता है कि ये टीचर पढ़ा भी रहा है और बीच बीच में थोड़ा सा आनंद भी आ जाता है जब वो बात करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने खुद को क्राफ्ट किया था। लेकिन अवध ओझा ने अपनी राजनीतिक पसंद को बहुत स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस किया है। उन्होंने बिल्कुल दाएं बाएं न करते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह उन्होंने राहुल गांधी की भी तारीफ की है, जो कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये दोनों बड़े राइवल्स की तारीफ ये कर चुके थे। उसके बाद ये गए आम आदमी पार्टी में, और फिर वहां से ये चला कि भाई अब ये कैंडिडेट होंगे पटपड़गंज से। तो अंशुल ने पूछा कि आप जो पहले तारीफ करते थे राहुल गांधी की या नरेंद्र मोदी की, वो अब जारी रहेगी क्या? अवध ओझा, टू हिज क्रेडिट, मैं तारीफ करूंगा उनकी यहाँ पे कि वो उन्होंने उस सवाल को डक नहीं किया, वो उस सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन कैमरे के पीछे कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने टोक दिया अंशुल को कि आपको बोला था इस तरह के उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछना। अंशुल ने क्रॉस चेक भी किया फिर ये अवध अंशुल ने पूछा कि सर आपको हमारी कोई बात क्या गलत लगी है क्या, मेरा कोई सवाल आपको ठीक नहीं लगा? तो अवध ओझा फिर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन पीछे से जिसने टोका है ना, उसके बाद वो इंटरव्यू पटरी पर लौटा ही नहीं, वो बंद हुआ और बीबीसी ने उस इंटरव्यू को वैसा का वैसा पब्लिश कर दिया। इसके बाद ये बात बहुत ही प्रामाणिक रूप से सामने आई कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इससे पूर्व में हिरेन जोशी को लेकर बातें कहते रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक कंट्रोल है मीडिया पे, ये संपादकों को फ़ोन करके खबरें लगवाते हैं, हटवाते हैं। तो ये पूछा गया कि भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी की ओर उंगली दिखाना चाहते हैं तो 4 उंगली आपके तरफ है, देखिए बीबीसी के इंटरव्यू में क्या हुआ। अवध ओझा जवाब दे रहे हैं, पीछे से कोई टोक दे रहा है। इससे क्या हुआ कि वो जो क्रेडिबिलिटी थी अवध ओझा की कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, वाकपटु हैं, आप उनसे कोई भी घुमा के पूछो वो कृष्ण और बुद्ध और वहां पे लेके चले जाएंगे, है ना, मतलब वो जवाब कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। लेकिन वहां पे कोई लड़का पीछे, हाँ वो वहां पे लेकिन कोई लड़का पीछे से टोक करके वो इंटरव्यू रुकवा दे रहा है। उस चीज से अवध ओझा कभी रिकवर कर नहीं पाए। जब उनके इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने इस तरह की बातें कही कि मैं पटपड़गंज को की पूरी सूरत बदल दूंगा, तैयारी का यहाँ पे एक हब बना दूंगा, कोचिंग हब पटपड़गंज को बना दूंगा, देखिए सूरत बदल जाएगी। लोगों ने कहा कि आप सूरत बदलने जा रहे हैं पटपड़गंज की, वहां से तो आप ही के डिप्टी सीएम इतने मतलब 3 बार के विधायक थे, तो जिस सूरत को आप सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो बनाई किसने? मनीष सिसोदिया ने। तो इस तरह के की जो ऑकवर्डनेस थी उसमें अवध ओझा का चुनाव फंसा रह गया। और जब हम स्टैट्स देखते हैं तो अवध ओझा 45,988 वोट पाए, लेकिन 28,000 की लीड से हारे हैं। एक और चीज जो बार बार आ रही है कि अगर गठबंधन होता तो, है ना, कांग्रेस और एमआईएम साथ में होती तो, इस सीट पर वो देखने को नहीं मिलता है। रविंदर नेगी की लीड है 28,000, लेकिन यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अनिल कुमार, उनको 16,549 वोट मिले हैं। तो यदि ये न भी लड़ते, मैं अगर ये भी मान के चलूं कि अनिल कुमार और अवध ओझा साथ में चुनाव लड़ते किसी एक अल्टरनेट रियलिटी में, तभी भी अवध ओझा और अनिल कुमार के वोट मिलाकर के रवि नेगी की लीड आप नहीं खा पा रहे हैं। इसका मतलब रवि नेगी एक स्क्वायर एंड फेयर फाइट जीते हैं। पटपड़गंज के वोटर ने रवि नेगी के समर्थन में अपना वोट दिया है और इसी कारण से अब वो वहां के विधायक हैं। और जैसा कि दिल्ली की बाकी सीटों पर देखने को मिला है, स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी लौटी है। अब लेकिन ये देखना होगा कि अवध ओझा ने कह तो दिया कि वो सेवा करते रहेंगे पटपड़गंज की, और चुनाव आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो कह भी रहे हैं कि नहीं मैं कल से बैठूंगा अपने दफ्तर पे, अपने ऑफिस में रहूंगा इलाके में, आपको कोई दिक्कत हो आप आइए हमसे बात करिए, मिलिए। मतलब अब सोशल मीडिया पर ना उनके जो फैंस हैं वो उनकी छवि को ऐसे लेके चल रहे हैं कि हार के बाद भी अगर मुस्कान है किसी के चेहरे पे तो वो अवध ओझा है। तो लेकिन एक चीज जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं रवि नेगी के बारे में कर रहे हैं, फटाफट से उनके बारे में भी मैं कुछ चीजें बता दूं, क्योंकि
ये माना जा रहा था कि अवध ओझा की एक सोशल मीडिया पर प्रेजेंस काफी अच्छी है, लेकिन ये देखना था कि ये वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं। लेकिन वहीं अगर हम रवि नेगी की बात करें, 45 साल के राजनेता हैं और पेशे से व्यापारी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक ये करोड़पति हैं, 1 करोड़ के लगभग इनकी संपत्ति। अवध ओझा भी करोड़पति हैं। नहीं, लेकिन करोड़पति तो है और ये सामाजिक कार्यकर्ता, इनकी जो सोशल मीडिया की छवि है ना, अगर आप इनका सोशल मीडिया देखेंगे तो ये अपने इलाके में काफी घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। खास करके तीज त्योहार के मौकों पर मीट की दुकानें बंद करवाते हुए ये दिखेंगे और इसके खूब रील काट के निकालते हैं। कोई भी अगर धर्म की यात्रा निकल रही है तो उसमें ये आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं। तो एक हिंदुत्व की छवि जो बिल्कुल ये परोस के रखे थे। प्लस उत्तराखंड के जो लोग यहाँ रहते हैं, जो वोटर हैं, उनका एक अलग कनेक्शन था इनसे, उसको लेकर भी काफी इंपैक्ट इन पे पड़ा हुआ दिखाई दिया। और मतलब ध्रुवीकरण तो एक बात है जो आप कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी के पास एक कंसोलिडेटेड वोट, पहले कहा जाता था कि कच्ची कॉलोनियों का या झुग्गियों का है, क्योंकि वहाँ के वोटर को जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स मिली हैं और इसलिए वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। तो बीजेपी का भी एक कंसोलिडेटेड ध्रुवीकृत वोट है जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं या जिस तरह की वो बातें करते हैं, या वो मटन की दुकानें बंद करवाना हो या हमारे ही लोगों से चीज़ें खरीदना, जिस भी तरह की बात रवि नेगी करते थे, उस स्पष्टता को पसंद करने वाला वोटर भी है और उन लोगों ने वोट दिया है। आप कुछ बता रहे थे रवि नेगी के बारे में। मतलब रवि नेगी ये वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में मनीष सिसोदिया के एकदम पसीने छुड़ा दिए थे। पिछली बार ये सेकंड पोजीशन पर आए थे और मात्र 3000 कुछ वोटों से ये हारे थे। मतलब मनीष सिसोदिया की भी सीट को इन्होंने लास्ट टाइम खतरे में डाल दिया था। खैर इस बार जो इनका मार्जिन है वो तो काफी ज्यादा है। पिछली बार 3000 के लगभग था, इस बार ये 28,000 के लगभग है। और जिस हिसाब से हम इनकी छवि लगातार देख रहे थे, सबसे बड़ी चीज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे चुनाव प्रचार करने, रवि नेगी ने मंच पर उनके पैर छू लिए और पीएम ने पलटकर 3 बार पैर छुए। इस चीज को लेकर के खूब सुर्खियां बनी कि दिल्ली का वो विधायक का उम्मीदवार जिसके पीएम ने 3 बार पैर छुए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जमकर प्रमोट भी हुई थी। और आप पार्षद है इलाके के, वो अलग, तो आपको उसकी वजह से भी एक अलग वोट मिला हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं ये अवध ओझा के जितने प्लस पॉइंट्स थे उनको काटने के लिए इनके पास प्लस पॉइंट्स ऑलरेडी बने हुए थे। लोकल हैं अब जैसे, और उनको तो शिफ्ट करना पड़ा ग्रेटर नोएडा से मटपड़गंज। ठीक है कि बहुत सारे लोग आकर के उन्होंने उनका प्रचार भी किया, उनके इलाके से आए लोग वहाँ पे रहते भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें फलीभूत तो नहीं हुई नतीजों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह के और कई सारे वीडियोस हैं जो दिल्ली की हॉट सीट्स हैं या जो इस तरह के नेता हैं जिन्होंने किसी दिलचस्पी को पैदा किया, वो जीते हैं या हारे हैं, जो नंबर्स सामने आए हैं उनको किस तरह से देखा जाए, ये सारे प्रेजेंटेशंस आपको आने वाले समय में खबरगाहों पर देखने को मिलेंगे। शुभम और निखिल आपको कैमरे के सामने देख रहे हैं, कैमरे के पीछे भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है इरशाद। हम तीनों की मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ये भी जरूर बताइएगा कि अवध ओझा के साथ शुरू से जो कुछ हो रहा है, हाँ। अब जो कुछ हुआ, अब आगे क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? जो खुद को ये तो लाख का सवाल है। ये तो लाख, ये पूछा था हमने उन्हें, हाँ। ये पूछा था हमने उनको, पूछा कि देखिए आपने कहा मोकाटेरियन, फिर उन्होंने कुछ उसका जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा साहब थोड़ा सा कृष्ण और बुद्ध ईष्ट हैं लोगों के और देवता हैं, भगवान हैं, इनसे थोड़ा नीचे आकर के कुछ बात कर लेते हैं, तब लोगों को आपकी बात भी समझ में आएगी। तो उन्होंने फिर गांधी और आम्बेडकर पे चले गए थे। लेकिन उन्होंने उस चीज़ का कोई स्पष्ट जवाब तो दिया नहीं कि वो मोकाटेरियन है, तो अब क्या करेंगे, अब उनको देखना पड़ेगा। इसलिए भी क्योंकि आपको ये समझना है कि अवध ओझा सिर्फ एक नेता नहीं है, नेता अभी बने हैं, वो एक एडुकेटर हैं, अच्छा खासा कारोबार उनका है, तो उन सारी चीज़ों को वो ज़रूर कंसिडर करेंगे अपना जो भी फैसला लेंगे उससे पहले। जैसे हमने पहले कहा था, इस तरह के और वीडियोस अभी आने वाले हैं, आप खबरगाहों के साथ में बने रहिए। अब भी सब्सक्राइब नहीं किया इतनी मेहनत करने के बाद, तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए खबरगाहों।